कैप्टन सफदर की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सफदर की दूसरी बीवी का क्या चक्कर है। नवाज शरीफ ने सफदर को ऐसा क्या कहा कि अब कैप्टन सफदर इमरान खान के साथ खड़े हो गए। मरियम नवाज आखिर किस वजह से शहबाज शरीफ के खिलाफ हो गई। जनरल बाजवा को इमरान खान ने मजीद कैसे फंसाया। राना सनाउल्लाह ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि अब मुस्लिम लीग कामयाब नहीं हो सकती। जरदारी ने कैसे शरीफ खानदान की 2 कैसे मकबूलियत गिरा दी। और IMF की ऐसी कौन सी शर्तें मखलूत हुकूमत ने मंजूर की जिससे हर चीज पर नए नए टैक्सेस लगेंगे, यानी हर चीज का रेट 3 दिन के अंदर अंदर डबल हो जाएगा। इन सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले बात होगी मुस्लिम लीग की दरार के बारे में। कैप्टन सफदर ने हाल ही में बयान दिया था कि नवाज शरीफ का वो नारा खत्म हो गया जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, क्योंकि अब वो इज्जत वोट को कोई भी नहीं देना चाहता। वोट को देना चाहते हैं मगर मुस्लिम लीग को नहीं देना चाहते। सफदर ने मरियम नवाज के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया है। सफदर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, क्योंकि 2025 तक कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। और ये सब सुनने के बाद इमरान खान ने सदर ममलिकत पर जोर डाल दिया कि मुल्क में कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ भी करके कबल अज वक्त इलेक्शन का ऐलान करे। मरियम नवाज से नून लीग की आला क़यादत ने कहा कि कैप्टन सफदर अब इतिमाद के काबिल नहीं है। कई कारकुनों ने नवाज शरीफ से गिला शिकवा करते हुए कहा कि अगर अपने इक़्तिदार चाहते हो, आगे का इलेक्शन जीतना चाहते हो, तो फिर कैप्टन सफदर को पार्टी क़यादत से निकाल दो। अब नवाज शरीफ समेत पूरी खानदान इस टेंशन में है, क्योंकि सिर्फ सफदर नहीं बल्कि बहुत सारे नून लीग के कारकुनों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ छोड़ा है। मरियम बेचारी आप कुछ कर नहीं सकती। वैसे तो अपने खावन पर बहुत गुस्सा करती होगी, मगर बेचारी सरियाम कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अगर मरियम नवाज ने अपनी वालिद की वजह से सफदर को कुछ कहा तो फिर या तो सफदर मरियम नवाज को तलाक देगा या कुछ ऐसा होगा जिसमें सिर्फ मरियम नवाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम लीग के लिए खैर नहीं होगी। सोशल मीडिया पे इन दोनों के दरमियान तलाक की भी कंट्रोवर्सी चल रही है। कैप्टन सफदर की दूसरी बीवी की भी खबरें चल रही है, लेकिन मुझे इसमें कोई सदाकत नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत को बयान जारी किया है कि आने वाले इलेक्शन में मानसरा से कोई और खड़ा करे, सफदर को हरगिज सीट ना दे, क्योंकि वो हमारे लिए आगे बहुत बड़े मसले खड़ा कर सकता है। मरियम नवाज ने कल अपने कारकुनों को कहा कि जब भी कोई इजलास होगी तो उसमें कोई भी फोन नहीं लेकर आएगा। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। आज के इजलास में राना सनाउल्लाह से भी मोबाइल ले लिया गया था, जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह थोड़े नाराज हो गए हैं। हामिद मीर के शो में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब हम कामयाब नहीं हो सकते, मुझे मुस्लिम लीग की कामयाबी नजर नहीं आ रही। और राना साहब ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे कारकुनान मुस्लिम लीग और बाकी पार्टियों से इस्तीफे लेकर PTI में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ जरदारी ने नवाज शरीफ को धोखा देकर उनकी मकबूलियत का नामो निशान खत्म किया। इस वक्त पाकिस्तान के 90% अवाम चाहती है कि हम शहबाज शरीफ को वजारत से हटाए, क्योंकि उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जरदारी ने खामोशी से अपना काम सर अंजाम दिया। फजल रहमान भी सही सलामत है, मगर आइंदा नून लीग को कोई भी गलती से वोट नहीं देगा, क्योंकि जब भी जरदारी या फजल रहमान से कोई सवाल करता है कि इतनी महंगाई को आप कंट्रोल क्यों नहीं करते, तो दोनों एक ही जवाब देते हैं कि ये तो मखलूत हुकूमत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सारे इक़्तिदार शरीफ खानदान के पास है, हम आखिर क्या कर सकते हैं। यानी शरीफ खानदान को बदनाम इन्होंने ही किया है। बिलावल भुट्टो ने कल कहा कि हमने PDM के मशवरे पर ज़िमनी इंतखाबात न लड़ने का फैसला किया है, यानी अगर ज़िमनी इलेक्शन होगा तो उसमें PPP नहीं होगी। दरअसल ये जरदारी का एक चाल है, मगर नवाज शरीफ समेत शहबाज शरीफ सोए हुए हैं। उनको न तो इमरान खान की सियासत समझ आती है, न ही जरदारी की। जब हम इंतखाबात शुरू होंगे उससे पहले पहले इनको पता चल जाएगा कि जरदारी और फजल रहमान ने हमारे साथ क्या किया। इस वक्त आपको हर जगह यानी हर न्यूज चैनल पर इलेक्शन के हवाले से खबरें देखने को मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने आज ही यानी कुछ देर पहले इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि उनके पास बाकी कामों के लिए वक्त है, मगर इनका जो काम है उसके लिए इनके पास टाइम नहीं। अभी भी वक्त है, इलेक्शन का ऐलान करे, वरना फिर हम आपके खिलाफ सख्त फैसले लेंगे। मगर इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल भी खामोश है। तौहीन अदालत केस इन पर लग गया, मगर फिर भी नवाज शरीफ की वजह से खामोश है, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इलेक्शन का ऐलान नहीं करना, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमेशा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन यहाँ पर राना साहब और कैप्टन सफदर की तरह शाहिद हक्कान अब्बासी भी न्यूट्रल रहे। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं तो भीख मांगे, मगर इलेक्शन जरूर करे। लेकिन यहाँ पर बाजवा साहब फिर से आ टपके। बाजवा ने इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि अगर इलेक्शन हो गई तो इमरान खान ही जीतेगा, और जब इमरान खान की इख्तिदार होगी तो फिर सबसे पहले इमरान खान आपको जेल में डालेगा, आपसे हर बात का एहतिसाब मांगेगा। तो अब इलेक्शन कमिश्नर अपने डर से इलेक्शन नहीं करना चाहता, लेकिन कब तक भागेगा। एक दिन इलेक्शन तो करना पड़ेगा, फिर देखना इमरान खान इस बेज़मीर इंसान को कैसे लटका लटका के मारेगा। जनरल बाजवा अभी भी इमरान खान को दुनिया से हटाने की कोशिश में लगा है। जनरल बाजवा ने कहा कि मेरे पास इमरान खान का ऐसा डेटा मौजूद है जो शायद देखने के बाद इमरान खान की तरफ कोई देखे। इमरान खान ने कहा कि जो कुछ आप करना चाहते थे आपने किया, अब हमारी बारी है। आपके पास मेरा जितना भी डेटा पड़ा है सारा डेटा सोशल मीडिया पर शेयर करे, ताकि मेरी आवाम को पता चले कि मैं कैसा शख्स हूँ। जनरल बाजवा की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मेरे ख्याल में फेक वीडियोस बनाने में मसरूफ होंगे, उसके बाद शेयर करेंगे। पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया हंस रही है। सॉरी, पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पाकिस्तान चलाने वालों पर, क्योंकि पाकिस्तान की
کی حالات اس وقت بدترین ہو گئی ہے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہے پاکستان مہنگائی میں سب سے ٹاپ پر ہے. سری لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. حالانکہ سری لنکا دیوالیہ ہو گیا ہے مگر پھر بھی اتنی مہنگائی وہاں پر نہیں ہے جتنی مہنگائی یہاں پر ہے. اور یہ تو صرف ٹریلر ہے. تقریباً 10 دن بعد ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہو جائے گا کیونکہ IMF کی ہر جائز ناجائز شرط کو امپورٹر سرکار نے قبول کی ہے. غریب عوام پہلے روٹی نہیں خرید سکتے تھے, اب ان کے لیے کوئی کفن بھی خرید نہیں پائے گا. سمی ابراہیم نے کہا کہ پاکستانی عوام سو رہی ہے. آخر کب تک آپ ان چوروں کی غلامی میں رہو گے؟ کب تک ان کے ایسے شرائط پر گزارا کرو گے؟ امیر آدمی کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا, یعنی ان کے کابینہ کارکنوں کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اگر صرف 1 مہینے کا خرچہ یہ لوگ پاکستان کے خزانے میں ڈالے تو پاکستان کا قرضہ ختم ہو سکتا ہے. مگر یہ بے غیرت ایسا کریں گے نہیں. زرداری اگر اپنی آدھی جائیداد پاکستان کے نام پر کرے تو پھر بھی پاکستان کا قرضہ ختم ہو سکتا ہے. اگر عمران خان کے پاس اتنی جائیداد ہوتی تو وہ کب کا پاکستانی عوام پر قربان کر چکا ہوتا. عمران خان نے کہا کہ چاہے چور ڈبر اپنے آپ کو بچانے کے لیے لاکھ کوششیں کرے لیکن پھر بھی میں ان کو نہیں چھوڑنے والا. ان کی کرتوت پاکستانی عوام نے دیکھ کے اب ذلیل ہو گئے ہیں. اقتدار کی بھوک نے ان کو پاگل بنا دیا تھا. اب آگے یہ لوگ اقتدار کیا سنگل سیٹ بھی نہیں جیت پائیں گے. زرداری کو میں کراچی سے جل ہٹانے والا ہوں تاکہ کراچی والوں کو اپنی حقوق ملے, تاکہ کراچی کے غیور عوام کے مسائل حل ہو جائے. جس طرح ہم نے پنجاب سے شریف خاندان کا صفایا کیا بالکل اسی طرح ہم کراچی سے زرداری خاندان کا کریں گے. عمران خان نے مزید کہا کہ میری عمر 70 سے اوپر ہو گئی ہے, پتہ نہیں کب اس دنیا سے جاؤں گا, لیکن میرے پاکستانیوں خدا کے لیے میرے بعد اس شخص کا ساتھ دینا جو ان چوروں کے خلاف ہو جنہیں کرپشن کے نام سے نفرت ہو. ثنا بچہ نے کہا کہ عمران خان آپ فکر نہ کرے, PDM جماعت بہت جلد آپ کو ختم کرنے والی ہے. کل ہی آپ کی گرفتاری کی وارنٹ جاری کر دی گئی ہے. اچھا ہوگا کہ گرفتاری دی جائے اگر ملک کے ساتھ اچھا ہونا چاہتے ہو تو. فواد چودھری نے ثنا بچہ کو کہا کہ اب تک تقریباً 80,000 سے اوپر لوگوں نے جیل برو تحریک میں تانے میں نام لکھوائے ہیں. حالانکہ ابھی تک ہم نے اعلان نہیں کیا. سوچو جب اعلان کریں گے تو پھر کتنے لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ, یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی. عمران خان کو گرفتار کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ابھی تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی خان صاحب کو گرفتار کرنے کی. ویسے بھی پاکستانی عوام آپ لوگوں پر بہت غصہ ہے. اگر آپ لوگوں نے کوئی نیچ حرکت کی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ پہلے ہی سوچ لے. ثنا بچہ کا سافٹ ویئر بعد میں PTI کے کارکنوں نے جلد ہی اپڈیٹ کر دیا تو پھر شو میں رو پڑی کہ مجھے PTI والوں کی طرف سے گالیاں مل رہی ہے. آپ اگر لفافت کی جگہ صحافت کرتے تو آپ کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں ہوتا. اور صرف آپ نہیں بلکہ جتنے بھی PDM کے سپورٹر صحافی یعنی لفافی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے جیسا سلوک کیا جاتا ہے. غریدہ فاروقی بیچاری بھی آپ کی طرح رو رہی ہے. جب بھی وہ عمران خان یا PTI کے کسی اور کارکن کے اوپر بات کرتی ہے یعنی ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے تو پھر بیچاری منہ دیکھنے کے لائق نہیں رہتی. ایک شو میں مراد سعید نے غریدہ فاروقی سے کہا کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک صحافی ہے, مگر آپ جس ٹریک پر چل رہی ہو وہ ٹریک پاکستانی عوام کو بالکل بھی پسند نہیں. ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا شروع کرے پھر ہر جگہ پر لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے.